हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का जो 500 एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था, उसका आज ये चौथा एपिसोड है। और अभी तक आपने देखा जितने भी 3 हम लोग एपिसोड किए हैं, उसमें जो भी आरआरबी ग्रुप डी में यानी आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे, हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए थे। तो आप पैटर्न देख सकते हो कि जो आरआरबी का पैटर्न है वही पैटर्न हमेशा से चलता आ रहा है। आपको इसके बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा करके जाएं। और यहाँ पर ये जो चल रहा है आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली आपको जो ये भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 101वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इज यूज्ड इन ब्रेकिंग पैड ऑफ कार्स। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में इन ऑप्शंस में से कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, यहाँ पर अगर कार है और ये रोड पर चल रही है, तो रोड का एग्जांपल नहीं लेकर के अगर हम लोग कोई एक रफ सरफेस ले ले, जैसे बालू बालू पर अगर ये चल रहा है, तो इस बालू की वजह से या फिर रोड की वजह से इसके टायर पर एक फ्रिक्शन लगता है, जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है जिस डायरेक्शन में ये कार चल रही होती है। तो ये इसको ठीक से चलने नहीं देता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार रुक जाए, तो आप चाहते नहीं थे कार रुके, लेकिन इस बालू के फ्रिक्शन की वजह से ये कार रुक गई, और इसके रुकने की वजह से जो फ्रिक्शन लगा वो नेगेटिव इफेक्ट डाली। और वहीं पर अगर आपके सामने कुछ आ गया और आपने ब्रेक लगा दिया, तो इसकी वजह से इसके टायर पर जो ब्रेकिंग पैड्स होते हैं, जो ब्रेकिंग पैड होता है, वो भी इस टायर पर फ्रिक्शन लगाएगा, और वो भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा जिधर आपका कार चल रहा है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो कार है वो रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आप चाहते थे कि कार रुके, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। तो बस आपको लॉजिकली सोचना था कि यहाँ पर जो कारों के ब्रेकिंग पैड होते हैं, इनमें पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी अगर ये आपके मन के मुताबिक ना हो तो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता। ठीक है, तो बस लॉजिक था, कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं था। आगे है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो भी एनर्जी हमको मिलती है वो किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में संग्रहित होती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ग्लाइकोजन, जो भी कुछ खाते पीते हैं हम लोग, वो अंतिम में आप देखते हो ग्लूकोज में टूट जाता है कि नहीं? तो ग्लूकोज में टूटने के बाद ग्लाइकोजेनेसिस के दौरान ये आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और जाकर के हमारे लीवर या फिर मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो ग्लाइकोजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि प्लांट में जो भोजन बनता है, क्योंकि वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो उससे प्राप्त जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, प्लांट के केस में स्टार्च और एनिमल के केस में ग्लाइकोजन। आगे है, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर, व्हाट विल बी द टाइप एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये भी आपको बताया हुआ है। ये सब क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो आपको एएलपी 2018 में पूछ दिया गया। ठीक है, एएलपी 2018 में भी यही क्वेश्चन है, और आरआरबी जो ग्रुप डी, जो आरआरसी ग्रुप डी था आपका 2018 का, उसमें भी यही क्वेश्चन था। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमको पता है जो फोकल लेंथ होता है वो 1/p होता है, यानी कि पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। लेंस के पावर की यूनिट डायोप्टर। और ये आपको पॉजिटिव में गिवन है +2 डायोप्टर, तो यहाँ से आपका 0.5 आ गया, जो कि मीटर में होगा। ठीक है, ये मीटर में होता है आपका फोकल लेंथ। तो ये भी प्लस है आपका, +0.5। अब आपको मैंने बताया था कि जो लेंस ऐसे होता है, मोटा तगड़ा होता है, ठीक है, यानी बीच से इसका पेट मोटा होता है, वो हर चीज में फर्स्ट आता है, यानी कि अच्छे नंबर लेकर के आता है, पॉजिटिव मार्क्स उसका होता है। ठीक है, खेलने कूदने हर एक चीज में पॉजिटिव रहता है। जबकि जो दुबला पतला है, ये देखिए इसका पेट धंसा हुआ है ना, ये आपका कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव। और ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। ये दुबला पतला वाला हमेशा पीछे रहता है, नेगेटिव मार्क्स लेकर के आता है। तो ये आपका जो इसका फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो आपको टाइप पता चल गया, कॉन्वेक्स है और फोकल लेंथ है कितना? 0.5 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई टेस्टिस। तो इनमें से कौन सा हार्मोन टेस्टिस या फिर टेस्टिकल के द्वारा या वृषण के द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये आपका एक सेक्स हार्मोन है। ठीक है, सेक्स हार्मोन। और बेसिकली अगर हम बात करें तो मेल सेक्स हार्मोन है। और वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल के केस में, तो इनका जो सेक्स हार्मोन होता है फीमेल के केस में, हालांकि ये भी मेल में बनता है लेकिन फीमेल में ज्यादा बनता है, तो ये आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सेक्स हार्मोन अगर आपसे पूछे फीमेल के केस में तो एस्ट्रोजन आप बताओगे। और इसको कौन स्रावित करता है? तो इसको स्रावित करता है आपका एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, एस्ट्रोजन को। ठीक है, तो आप इतना भी ध्यान में रखिएगा। बाकी टेस्टोस्टेरोन इसका करेक्ट आंसर था,
जो कि सीक्रेट होता है टेस्टिस के द्वारा, वृषण के द्वारा। और ये तब सीक्रेट होता है जब आप थोड़ा जवान होने लगते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे ये सीक्रेट होने लगता है तो आपकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आपकी आवाज़ बदल जाती है, भारी होने लगती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने लगते हैं। आगे है नेम द नोबल गैस केप्ट इन द थर्ड पीरियड एंड एट्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल घुमाया धीरे धीरे कि ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, फिर बेरिडियम हो गया, यहाँ पर बोरॉन हो गया, बोरॉन बकनोफनी, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। उसके बाद आपको मैंने बताया हाली ना करब कसफर, ऐसे वर्टिकल आपको याद है, और बे मक्का सरबारा mg। और यहाँ पर आपका हो जाएगा अलसी पीएस कलर, पी हो गया यहाँ पर, एस यहाँ पर, और क्लोरीन, और यहाँ पर आर्गन, ठीक है, अलसी पीएस कलर। तो ये पहला पीरियड है, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये आवर्त हो गए और ये आपका ग्रुप हो गया। ये आपका फर्स्ट ए होता है, ये सेकेंड ए होता है, या फिर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ऐसे ही आप देखोगे तो ये आपका थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये आपका एट्थ ए, ठीक है। या फिर इसी को आप ऐसे लिखते हो एट्थ ए, और यही आपका 18वां ग्रुप होता है, ये 17वां, 16वां, ऐसे करके। तो ये आपसे पूछा है 8वीं समूह यानी कि 8A। और एक तो वैसे ही नोबल गैस बोल दिया तो आपको तो पता चल ही गया था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन वाला है, बट मैं आपको दिखाया कि ये 8A होता है, ये 7th। बाकी तीसरे आवर्त यानी तीसरे पीरियड में पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका रहा आर्गन। आप आर्गन डायरेक्ट टिक कर दोगे। वैसे तो देखते ही देखते आप इसको टिक कर सकते थे क्योंकि आपको पता था नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन और आर्गन होते हैं, और ये आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा पीरियड हो गया। तो आप डायरेक्ट देखते ही देखते टिक करते विद इन सेकेंड। बट आप इन सबको जानो, इवन 4 पीरियड तक मैंने आपको बोला, आप याद रखो, मैंने आपको याद कराया भी है पिछले के लेक्चर्स में। आगे है एम्फीबियन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो एम्फीबियन जो पौधे होते हैं इनमें से कौन से समूह में रखे गए हैं? तो ये आपके रखे गए हैं ब्रायोफाइटा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब जो 5 प्लांट किंगडम होते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें ये जो ब्रायोफाइटा है इसमें आते हैं एम्फीबियन प्लांट्स, यानी जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है, जमीन पर रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि इनको प्रजनन के लिए पानी की जरूरत होती ही होती है, बिना पानी के ये प्रजनन कर ही नहीं सकते और इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे ये आपका है काई, आपने देखा होगा काई को जमते हुए कि जहां पर पानी खूब लगने लगता है काई जम जाता है। तो रहता तो ये जमीन पर है लेकिन बिना पानी के ये जीवित रह भी नहीं सकता, यानी इनके अंदर कोई प्रजनन ही नहीं होगा। पानी जैसे ही खत्म हुआ ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आपको जो दिख रहा है ना स्फेगनम मॉस, ठीक है, ये आपका काई है। और इसमें ना ही देख सकते हो आप पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, ना ही तने, ना ही जड़, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका क्या है। तो आप कह सकते हो कि इनमें जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है, ठीक है। ये आपका है ब्रायोफाइटा में आने वाले एम्फीबियन प्लांट्स। और कुछ और एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा, मर्चेंटिया, रिक्किया और एंथोसेरोस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सबको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर। यानी अगर यहाँ से अगर मैं बात करूं, आप किसी को चाटा जड़ देते हो, ठीक है, आप किसी को एक चाटा जड़ देते हो तो आप अपने हाथ को यहाँ तक ले गए, तो हो सकता है यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पहले स्टोर थी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और यहाँ पर जैसे ही पहुंची तो ये किस में बदल गई। अब जैसे ही आपने चाटा इसको मारा, या फिर आप इसको पूरा मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी होता है। जैसे आपने चाटा मारा, यहाँ से कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ और कुछ यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में। और फिर से ये साउंड एनर्जी वातावरण में चली गई होगी आपके वायुमंडल में, या हीट एनर्जी वायुमंडल में, फिर किसी और चीज में गई होगी, हो सकता है वहां से फिर से आप ही के पास लौट करके आए। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ना ही आप इसको बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सबको पता है, इसको हम एनर्जी कहते हैं। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ग्लोज विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये आपका है प्लाज्मा, 5th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट है मैटर के। बाकी जो चौथा स्टेट होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। और वहीं पर मैंने आपको बताया जो 5वां स्टेट ऑफ मैटर होता है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी संघनन, बोस आइंस्टाइन संघनन, ये आपका 5वां स्टेट है मैटर का। ये बनाया था, इसको खोजा था सत्येंद्र नाथ बोस ने, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ था, अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा। बाकी ये ऐसे कंडीशन में पाया जाएगा कब, जब टेम्परेचर बहुत ही कम होगा,
यानी माइनस में होगा 273 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के ये बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था प्लाज्मा, जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। प्लाज्मा ध्यान रखना। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट व्हिच पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Na2CO3 जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 जो कि आपका बेकिंग सोडा है। दोनों का पीएच वैल्यू 7 से कहीं ज्यादा होता है। ये लगभग 11.5 होता है और ये 8.3 के करीब होता है, तो 7 से ज्यादा है। बाकी NaCl आपका साल्ट तो जरूर है, बट इसका पीएच वैल्यू 7 है, जो कि ना ही एसिडिक नेचर शो कर पा रहा है ना ही बेसिक नेचर। जो NH4Cl है ये आपका एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। कितना होता है? लगभग ये आपका होता है 4.5 से लेकर के 6 तक, तो 7 से कम है, एसिडिक नेचर शो करेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है द क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास गोज टू। तो ये अवार्ड किसको जाता है? सबको पता है, एटॉमिक मास जब बोले, ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पर तो डेमेट्री मेंडलीव हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यही पीरियोडिक टेबल के जनक हैं, फादर हैं। बाकी जो मोजले साहब आए बस इसी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किए, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे पीरियोडिक टेबल के निर्माता कौन है तो मेंडलीव बताइएगा, और एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने इसको निर्माण किया था। आगे है द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो किसी स्थिर वस्तु के स्थिर या फिर गतिशील वस्तु के गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को ही तो हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ये जड़त्व का नियम कहता है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और यही जो इनर्शिया है, इसी से फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिया जाता है कि अगर कोई चीज स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और मोशन में है, मूव कर रही है, गति कर रही है, तो गति ही करती रहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई एक फोर्स अप्लाई ना करके उसको डिस्प्लेस कर दें। तो ये किसकी देन है? इनर्शिया की देन है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेयर आर मेटल्स प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेटल कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आपको पता है, ये आपके एल्कली मेटल होते हैं पहले ग्रुप के, दूसरे वाले एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, और वहीं पर फिर आपके आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल, और कुछ मेटल्स आपके यहाँ भी होते हैं, जैसे थर्ड है, फोर्थ से आप जब शुरू करते हो तो कुछ मेटल्स इधर भी आते हैं। बट इसके बाद आप देखोगे तो नॉन मेटल्स होते हैं या फिर नोबल गैसेस होते हैं। तो किधर साइड में अलाई कर रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाईं ओर। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल आपको देख करके सिंपली अंदाजा लग गया होगा। आगे है अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग टोन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही टोन में कोई बोल रहा है, या फिर आप कोई टोन फिक्स कर दो अपने घर के बेल के लिए, या फिर जो आप टोन सेट करते हो वो कोई केवल एक फ्रीक्वेंसी के लिए आप सेट कर दो, तो नहीं कहते हो कि ये हमने टोन सेट कर दिया, अब हमेशा ऐसे ही बजेगा। तो ये हमारा टोन होता है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है। बाकी फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज है, ठीक है, हर्ट्ज। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो मैंने बताया था आपको कि इससे पिच बढ़ जाता है, ठीक है, इससे पिच जो है वो बढ़ जाता है, और पिच अगर बढ़ गया तो जो आवाज है वो पतली हो जाती है, ठीक है, पतली हो जाती है। आपने देखा होगा महिलाओं में, लड़कियों में खासतौर से उनकी आवाज पतली होती है, यानी उनका पिच हाई होता है, और ये बहुत ज्यादा चुभती भी है। जब शादी हो जाएगा तब पता चलेगा कि कितनी चुभेगी कितनी नहीं चुभेगी। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ठंडा और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये जो मैंने लिखा है ये रिएक्टिविटी टेबल है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। लेकिन इसमें जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम होते हैं ये ऐसे हैं जो कि पानी के साथ, यानी आप कह सकते हो ठंडे पानी के साथ, यानी कोल्ड और हॉट वाटर, और इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, भाप के साथ भी। तो ये रिएक्ट कर सकते हैं कोल्ड, हॉट और स्टीम के साथ। बट जो मैग्नीशियम होता है ये आपका केवल हॉट वाटर और स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, तो ये ऐसे हैं जो कि ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बस ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने देखा भी होगा जो आयरन होता है इस पे जंग लग जाता है, तो किसकी वजह से? जब आप इसको खुले में छोड़ देते हो, ठीक है, एयर में छोड़ दिए, तो इस पे जंग लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पानी के साथ, देखिए पानी में अगर आप इसको रखते हो तो वो जंग नहीं बनाते हैं, जब तक कि आप इसको हवा के संपर्क में नहीं लाओगे, ठीक है, तब तक ये जंग नहीं लगेगा। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनता है ना, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी आप जो नीचे देख रहे हो, लेड हो गया, कॉपर हो गया, और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मतलब कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर या फिर स्टीम, ठीक है। तो बाकी ऊपर का भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ये आपका ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी ये तीनों तो करते हैं।
आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड इन अ प्लांट। तो पौधों में कौन बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, बीज में, सीड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो पौधे का ओव्यूल वाला पार्ट होता है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि इस फूल में जो ऊपर वाला पार्ट है जिसपे भौरा लगा हुआ है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये स्टाइल इसको कहते हैं, स्टाइल वाला पार्ट है। और इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो गोला सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और इसके नीचे जो आप दाने की तरह देख रहे हो, यही है आपका ओव्यूल, ठीक है। और यही क्या बन जाता है, सीड, बीज बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओव्यूल, जिसको बीजाणु कहते हैं हिंदी में, ये बीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे है 1 वाट इज इक्वल टू। अब 1 वाट बराबर क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है। आपको पता है वाट जो होता है ये पावर की एसआई यूनिट है। और पावर क्या होता है, पावर में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हो तो यही बन जाता है आपका एनर्जी, ठीक है। यानी पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमसे 1 वाट का पूछा था, 1 वाट का, तो 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल काम करने के लिए जितने सेकंड की आवश्यकता होगी वो 1 वाट कहलाएगा। 1 जूल अगर आप काम कर रहे हो 1 सेकंड में, तो वो 1 वाट आपने शक्ति उसमें खर्च करा है। बाकी यहाँ पर अर्घ है, ये अर्घ क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, ठीक है। और ये आपका सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है वर्क का या फिर एनर्जी का कह लीजिए, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। व्हाट इनेबल इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ सर्किट। अब किसी सर्किट में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है। ऐसा नहीं कि बस उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़े ना फ्लो हो रहा होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना भी जरूरी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, गति में होते हैं, तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है। और जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, राइट। तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट डज द इंक्रीज इन पीएच वैल्यू फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट। तो पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व कर रही है। 7 से 14 यानी कि ये आपका बेसिक नेचर हो गया, तो कोई भी चीज हो गया उसका अगर पीएच वैल्यू 7 से 14 हो गया तो बेसिक हो गया। और बेसिक जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं वो OH माइनस है ना, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन देते हैं। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा ही ये कंसंट्रेशन होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 7 से 14 पीएच मान में अगर आप वृद्धि करते हो तो ये इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। OH आयन जो कंसंट्रेशन होगा इनमें इंक्रीमेंट होगा। वहीं जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है, तगड़ा एसिड होगा, तो ये H+ आयन ज्यादा देगा, राइट। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल इज इन द फॉर्म ऑफ। तो एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ड्राई सेल बोले तो जो आप बैटरी यूज करते थे लाइट में टॉर्च जलाने के लिए, ठीक है। अब तो आप अपना मोबाइल जला लेते हो, इसका तो यूज बहुत कम ही करते हो। वैसे भी अभी भी जो घड़ी लगी हुई है उसमें जो सेल लगी होती है उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जो केमिकल होता है वो ड्राई होता है, वो वेट तो होता नहीं है। जो वेट मटेरियल होता है जो जिससे बैटरी बनती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट। और वहीं पर जो आपका शुष्क सेल होता है इसमें ड्राई केमिकल होते हैं, इस वजह से इनको ड्राई सेल कहते हैं। और इन्हीं को हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल। यानी अगर ये एक बार चार्ज हुए, खत्म हुए, तो इसका कहानी खत्म है। दोबारा आप इसको चार्ज नहीं करते हो, फेंक देते हो, दूसरी बैटरी लाते हो। जबकि ये एक बार आप यूज किए तो दोबारा इसको चार्ज कर सकते हो। तो यही पूछा है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में, सॉरी यहाँ पर एनर्जी नहीं, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। हाँ, ऊर्जा, तो ये आपका केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है। इनमें जो मटेरियल होता है वो केमिकल एनर्जी इनमें स्टोर होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है विच आर द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसिस। तो ऐसे कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं अगर वो ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक। और जितने मेटल होते हैं जैसे आपका MgO हो गया या फिर CaO हो गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, या फिर बिन बुझा चूना बोलते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बुझा हुआ चूना होता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपके क्या होते हैं, एक तो मेटल है, ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये आपके क्षारीय ऑक्साइड हो गए, एल्कलाइन ऑक्साइड। और नॉन मेटल था कार्बन, वो ऑक्साइड बनाया तो एसिडिक नेचर का हो गया। अब जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्रिया करे इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये देखिए आपका HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। बाकी आपका NaOH यानी क्षार के साथ भी क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। तो ये जो क्षार के साथ और
अम्ल के साथ, दोनों के साथ क्रिया करता है, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है या प्रजनन करता है सिंपली। तो ये आपका होता है हाइड्रा, ये हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रा करता है ऐसा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो सारा कुछ सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको ये पता होगा या फिर इसको याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभी यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं लिया गया है, तब ये फार्मूला है, ठीक है। अब ये f आपको पता है, अभी मैंने बताया ये पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये मोटा था ना, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है तो आप इस पॉजिटिव के साथ ही रखो, 1/v, v निकालना है, देखेंगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, और माइनस 1/u। देखिए जब भी अब ऑब्जेक्ट चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, ऑब्जेक्ट साइड जितने भी डिस्टेंस होते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये नेगेटिव में होगा, ऑब्जेक्ट साइड जितने भी डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव में। तो u 30 सेंटीमीटर है, -30 हमने रखा, और ये माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस हो गया। अब यहाँ से आप 1/v निकाल दो, ये 30, ये 1/10 हो गया, ये 1/30 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आ गया 1/15। तो जो v की वैल्यू है वो 15 आ गई, यानी इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा वो पॉजिटिव है। इसका मतलब इस साइड में बनेगा इमेज, और इस साइड के फिर इमेज से जो दूर होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड जो भी चीज़ें बनती हैं या जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। तो इमेज इसका इस साइड बनेगा, और कितना है 15 सेंटीमीटर। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि आयरन विच हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल वाज केप्ट फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, दिस वाज वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स। यानी कि लोहा जो कि गुणों में तो कोबाल्ट और निकल जैसा ही होता है, फिर भी इसको क्यों इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था, ये किसकी कमियों में से एक था। अब देखिए ये था न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, ठीक है। इन्होंने जो अपना रूल दिया था, एक तो आपको पता ही है, इनका कहना था कि जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में, जैसे यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, इसकी प्रॉपर्टी उनसे मैच करेगी जो ठीक इनके जस्ट 7 एलिमेंट बाद आएगा। जैसे यहाँ से अगर फ्लोरीन से चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें पे, यानी सोडियम इनसे मैच करेगा। तो ये इस तरीके से बनाए थे अपना पीरियोडिक टेबल। टोटल इनके पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट ही थे, और इन्होंने बोला था इससे अधिक नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो रूल इन्होंने बनाया था, ये एक म्यूजिक पर बनाया था, मतलब जो आपका 7 सुर होता है, सा रे गा मा, ठीक है, मा पा दा नी, फिर उसके बाद सा फिर से आ जाता है। तो ये जो 7 सुर होते हैं उसके बाद फिर से सा आ जाता है, 8वां, उसी पे बनाया था। लेकिन ये कहाँ तक चल पाया था, तो कैल्शियम तक चल पाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ तक, कैल्शियम तक ही ये सही था, ये भी आपसे पूछा जाता है। और टोटल 56 एलिमेंट इन्होंने बताया था, ये भी पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर आयरन है, आप देख सकते हो, यहाँ पर कोबाल्ट और निकल, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, बट इनको इन्होंने दूर रख दिया था, तो ये इनकी एक कमी थी, है कि नहीं। तो वो किसकी कमी थी, ये न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स की कमी थी। आगे है इफ वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा एंड ऐड अबाउट 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट, व्हाट विल बी ऑब्जर्व। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा ले ले, वॉशिंग सोडा बोले तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट विथ यहाँ पर आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ। आगे है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ कॉन्केव मिरर इज 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इफ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, देन व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो ये सब कुछ दे ही दिया है, NH3 अमोनिया, और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको 14 दे दिया है, यानी एटॉमिक मास है, और हाइड्रोजन का भी दे दिया है 1, और टोटल 3 एटम है हाइड्रोजन के, तो 3 ये मिला करके 14 और 3 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेट। तो वेट यानी कि भार का हमसे SI यूनिट पूछा है, और भार का मतलब होता है ये एक तरीके का फोर्स ही होता है, ठीक है।
कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैंने आपको कई बार बताया है, इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही आपका क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये और कुछ नहीं बल्कि भार ही है, वेट ही है। ये इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, ये ध्यान रखिएगा। तो एसआई यूनिट अगर आपसे पूछे तो डी आपको बताना है न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट पूछे तो आपको बताना है डाइन, ठीक है, डाइन। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। ये क्वेश्चन सारे के सारे ग्रुप डी में पूछे गए हैं और वहीं उठा करके आपको यहाँ पर एएलपी में देखने को मिल गए थे। आगे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में हमको बताना है बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का जो बेसिक यूनिट है वो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कास्ट नहीं, यहाँ पर इंग्लिश कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज ऐसे लिखते हैं इसको, इसमें स्पेसीज करके, मतलब जाति या फिर प्रजाति कहते हैं इसको। तो ये सबसे बेसिक यूनिट है। तो कई सारी स्पेसीज या जातियां मिलकर के बनाती हैं जीन्स, कई सारे जीन्स मिलकर के फैमिली, कई सारी फैमिली मिलकर के ऑर्डर, और कई सारे ऑर्डर मिलकर के क्लास, क्लास मिलकर के फाइलम, फाइलम मिलकर के किंगडम, ठीक है, तो और किंगडम मिलकर के डोमेन। तो ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन मिलकर के क्या बना रहा है, लाइन बाय लाइन। और फिलहाल में जो इसका बेसिक यूनिट होता है वो होता है स्पेसीज, ठीक है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जाति या फिर प्रजाति कहते हैं। आगे है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर इट बिकम्स मिल्की, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो आप बाजार से चूना लेकर के आते हो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम होता है, इसको हम लोग कहते हैं बिन बुझा चूना। फिर जब इसको इसके ऊपर आप पानी छिड़कते हो, ठीक है, पानी डाल देते हो, तो ये देखते हो कि कुछ भाप निकलने लगता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस बिन बुझा चूना बन जाता है, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। अब इसको आप दीवारों पर पोत देते हो, दीवारों पर पुतैया आपने कर दिया, तो एयर से ये इसको मिल जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ही होता है। जब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इस चूने के पानी में, ये भी आपका चूने का पानी है बशर्ते ये बिन बुझा चूना हो गया है। तो जैसे ही बिन बुझे पानी से के कांटेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, राइट। तो यही हमारा मिल्की होता है, थोड़ा मतलब व्हाइट कलर का होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि चूना आप लगा करके छोड़ देते हो तो शुरुआत में तो ये सफेद कलर का नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे एकदम सफेद कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लिया हूँ, एक्चुअली थोड़ा सिंबल वगैरह था मल्टीप्लिकेशन, तो उस टाइम पे लिया भी नहीं और फिर टाइप भी नहीं किया, बट ये आपका वन लाइनर बन गया कि द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज, जिसको आप जी से डिनोट करते हो, इसकी वैल्यू सिंपली बतानी है कितनी होती है। तो ये आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यूनिट आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है कि इसकी यूनिट क्या होती है, राइट, और वैल्यू तो याद रखना ही है। बाकी यहाँ पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा है। तो ये सबसे पहले कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे, राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो इससे मैंने काफी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया था पहले ही लेक्चर में कि चाहे जियोथर्मल एनर्जी हो या विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, ये नेचर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जितने भी नेचर में प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, मतलब एनर्जी इनसे हमको मिलती रहती है। सूर्य का प्रकाश से एनर्जी बना, मिला और फिर खत्म हुआ, फिर से मिला हमको, तो ये रिन्यू होता रहता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं जैसे एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल, यानी जीवाश्मों से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो हमको कोल से मिलती है या फिर पेट्रोल से मिलती है, ये ऐसे होते हैं जो नेचर में अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल को ही हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वहीं पर अगर रिन्यूएबल केवल होता तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। नाम देखिए दोनों का एकदम अपोजिट है, ठीक है, यानी जो रिन्यूएबल है वो नॉन कन्वेंशनल है और जो नॉन रिन्यूएबल है वो कन्वेंशनल है। तो ये भी आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे है नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी काजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो आप देखिए अगर आपके हाथ पैर में या फिर कहीं भी कोई भी चीज़ कट पिट हो जाता है, चोट लग जाता है, तो वहाँ से ब्लड बहने लगता है और कुछ देर बाद आप देखोगे कि वहाँ पर एक पपड़ी जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रक्त का थक्का बन गया या ब्लड क्लॉटिंग हो गया। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा था वो नहीं होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग
नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये किसकी कमी से होता है? डी हमारा करेक्ट आंसर है, विटामिन के की कमी से। अब अगर पूछे आपसे विटामिन के केमिकल नाम का, रासायनिक नाम इसका क्या है, तो फिलोक्विनोन आपको याद रखना है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट आप याद ही रखें, और ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह हमेशा पूछा जाता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, और वहीं पर डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का भी आपने देखा फिलोक्विनोन, और एटलीस्ट बी1 का आप याद रखें थाइमीन, और सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और बी12 का याद रखें साइनोकोबालामीन। राइट, तो इतना आप याद रखें, बाकी भी याद रखेंगे तो बेटर ही है, बट ये आपके जरूरी हैं, याद होने चाहिए। आगे है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर आप इसको रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर मिल रहा है आपको कॉपर प्लस H2O। अब कह रहा है द इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स या सेपरेशन क्या हो रहा है इस केमिकल प्रोसेस में? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपको एक याद है तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर रिडक्शन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप देख लो, यहाँ पर कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन, लेकिन ये अब अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और वहीं पर हाइड्रोजन अकेला था, अब यहाँ पर आप देखो इसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? इस हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। तो इन ऑप्शंस को देख के बताना है कि कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में हो, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आपको पता है लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, और राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो ये डिक्रीज होती है। क्या चीज? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान देना, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। राइट, बाकी अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें पीरियोडिक टेबल में, अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये इंक्रीज होती है। राइट, ये भी आप ध्यान रखना, मेटेलिक प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूँ, नीचे आते समय ये इंक्रीज होती है। तो आप देख लो यहाँ पर फ्रॉम ऑक्सीजन टू सेलेनियम, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर है, फिर आपका क्या होता है सल्फर, फिर सेलेनियम। तो आप नीचे आ रहे हो, नीचे आने पर क्या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है? नहीं, यहाँ पर आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और वैसे भी ये सब नॉन मेटल हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर आपका है मैग्नीशियम टू बैरियम, ये आपको याद होगा, बेमक्का सरबारा, बेमक्का सरबारा। तो मैग्नीशियम यहाँ पर, बेरिलियम यहाँ पर, क्या है आपका बेरिलियम है, बेरिलियम था ना, नहीं बेरियम है, बेरिलियम तो आपका ये हो गया। तो बेमक्का सरबारा, तो बैरियम तक नीचे आप आ रहे हो। अगेन नीचे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, यानी मेटल्स होते चले जाते हैं। यहाँ पर तो आपका नॉन मेटेलिक पूछा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। पोटेशियम टू सीजियम, अब ये आपका पहले ही ग्रुप में आ जाता है ना, हाइड्रोजन आपका हो गया हली ना करब सफर। ठीक है, तो ये आपका सीजियम रहा, ये आपका सोडियम। नीचे आप आ रहे हो, अगेन आप देख रहे हो नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, न कि नॉन मेटेलिक। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, सोडियम से क्लोरीन, यानी अगर आप सोडियम यहाँ पर पहले ग्रुप में देख रहे हो तो 17वें ग्रुप में आपको मिलता है क्लोरीन। तो इधर से आप इधर जाते हो तो ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि आपको एग्जैक्ट बताना है। तो एयर अगर कभी एग्जैक्ट पूछ दे, वैसे तो ए कहीं आप हमेशा जानते हो, बट एग्जैक्ट पूछ दे तो AIR, इसमें देख लेना 3 लेटर, तो 1.3 आप जीरो कर देना, और 3 1.003 ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। साथ ही साथ ये तो आपको याद रखना ही, बट डायमंड आपसे कई बार पूछा गया है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एकदम जुबान पे होना चाहिए। आइस का आपसे पूछा जाता है 1.31, वाटर का आपसे पूछा जाता है 1.33, और एयर का तो अभी आपने देखा ही। बाकी एक ग्लास का पूछा जाता है, यहाँ पर तो 2 ग्लास है, लेकिन आप सिंपली याद रखिएगा इसका 1.5 के करीब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 1.5। तो ये आज के क्वेश्चंस रहे, 4 एपिसोड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, और मैं यही कहूँगा कि मुझसे अगर पीछे कुछ लेक्चर्स में गलतियाँ हो जाती हैं, और हो भी सकती हैं, ठीक है, तो आप उनको बताया करिए कि ये मैंने गलत करा दिया, या फिर जो भी है कमेंट जरूर किया करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।